नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आज हम एक खास मुलाकात करने आए हैं। खास मेहमान हैं हमारे CPI-ML लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार चुनाव का ऐलान होने ही होने वाला है, या ये कहें कि SIR के ऐलान के साथ ही बिहार में चुनाव शुरू हो चुका है। SIR, फिर उसे नाम दिया गया वोटबंदी जनता की तरफ से, फिर वो आया वोट चोरी। तो SIR, वोटबंदी, वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नारा बिहार में एक नया नैरेटिव बना रहा है, एक नई कहानी, एक नया मुद्दा पेश कर रहा है। तो बिहार चुनाव का क्या हाल है, बिहार चुनाव किस तरफ जाएगा, क्या NDA गठबंधन की क्या स्थिति है, इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, और ये क्या चुनाव एक देश के लिए भी कोई संदेश, कोई सबक देकर जाएगा, इस सब पर हम बात करेंगे दीपांकर जी से। दीपांकर जी, जैसे मैंने कहा कि SIR के ऐलान के साथ ही चुनाव एक तरह से वहाँ शुरू हो गया। आप लोगों ने पहले वोटबंदी नाम दिया, फिर उसकी NRC से भी तुलना हुई, फिर वो एक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे में वो बदल गया और आप लोगों ने करीब 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में लगभग कई जिलों में आपने निकाली, 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा। तो मेरा पहला सवाल यही है, मैं जानना चाहता हूं कि वोटर अधिकार यात्रा और ये वोट चोरी का मुद्दा या वोट बंदी का मुद्दा, क्या ये जन मुद्दा एक बिहार में बन गया है या वास्तविक धरातल पर मतलब क्या स्थिति है? मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर बना है, क्योंकि देखिए जो 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, तो 65 लाख कोई छोटी संख्या नहीं है। इनमें 35 लाख ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, और हमें हमेशा लगता है कि प्रवासी मजदूर का सवाल वो बिहार के लिए बहुत केंद्रीय सवाल है। हर घर से कहीं ना कहीं बाहर काम करते हैं, इसलिए प्रवासी मजदूरों के साथ अगर इस तरीके से थोक भाव से उनका नाम काट दिया जाए, उन्हीं को बाहरी बता दिया जाए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अन्याय है बिहार के लिए। दूसरा इसमें सवाल ये भी है कि 65 लाख को अगर आप छोड़ दीजिए, जो 7 करोड़ करीब 20-25 लाख जिनके नाम चढ़े हैं SIR में, इनमें से भी 3 लाख लोगों को नोटिस थमाया गया कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा किया वो एक तरह से भरोसेमंद नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे इसकी जांच होगी, ये तो समय बताएगा। बाकी जो आपके 7 करोड़ लोग बचते हैं, इनको लेकर के भी बहुत संशय था, क्योंकि अभी जो लास्ट 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं चाहता था कि हम आधार को एक्सेप्ट करें। तो इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट भी जो लोगों से मांगा जा रहा था, लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो कुल मिला करके इतनी अफरा तफरी लोगों के लिए, इतने ज़बरदस्त एक तरीके से परेशानी ऐसे जुलाई अगस्त के महीने में जब बाढ़ बरसात, तो मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा तो है, बड़ा निश्चित तौर पर। तो जैसे आप ये पूछते हैं बहुत लोग कि जो 65 लाख की बात आई और अब आप बता रहे हैं कि 3 लाख को नोटिस दिया गया है, एक तरह से पूरी नागरिकता ही साबित करने का मामला बन गया है ये कुल मिलाकर। पर लोग ये भी पूछते हैं कि आप कैसे ये समझते हैं कि ये सब इंडिया गठबंधन का वोट है, महागठबंधन जो बिहार में कहा जाता है उसका वोट है, क्या उसी पर असर पड़ा है या ओवरऑल सबके ही वोट कट सकते हैं? मेरे ख्याल से ये सवाल बहुत प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए यात्रा जो निकाली ना, वोटर अधिकार यात्रा, आपको एक कॉमन वोटर माले को भी कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन की किसी और पार्टी को कर सकते हैं, BJP को वोट कर सकते हैं, नोटा को वोट कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सवाल है कि ठीक जैसे नोटबंदी में अगर बड़े लोगों को छोड़ दीजिए, आम लोग परेशान हुए पूरे देश में, उसमें भाजपा को वोट करने वाले भी परेशान हुए और ना करने वाले भी परेशान हुए। तो उसी तरह नोटबंदी की तरह वोटबंदी भी सबको परेशान करने वाला एक कदम है चुनाव आयोग का। तो और हमें लगता है कि हम लोगों ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, बिना ये देखे कि वोटर किसका है, कौन ज़्यादा खतरे में है, कौन फ़ायदे में है, भाजपा ने तो फ़ायदा देखा। भाजपा को तो यही लगा होगा कि जो मंथन हो रहा है इससे उनके लिए कोई अमृत निकलने वाला है, ऐसी कोई सूची बनने वाली है जो उनके लिए फायदेमंद है, तब ये सवाल भी इसीलिए चुप रहे ये लोग। तो ये सवाल तब बिहार के लिए बना, आखिर भाजपा के लोग या जैसे हमारे मिंटू पासवान यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए, ऐसे हजारों मिंटू पासवान है जिनके नाम कटे, लेकिन चिराग पासवान को देख लीजिए,
कट्टर समर्थक हैं, प्रवक्ता है इस पूरे उसके। तो इससे लोगों के मन में बल्कि और सवाल खड़े हुए कि क्यों कोई भी पार्टी और सरकार इसको वोट के नज़र से क्यों देख रहा है। जब आम लोगों के वोट के अधिकार खतरे में है तो आपको अगर वोट से मतलब है तो वोटर से भी मतलब रखना चाहिए, वोटर की परेशानी से भी मतलब रखना चाहिए। हमें लगता है कि इस बार लोगों ने इसी रूप में इसको लिया है। वैसे आप कह लीजिए तो गरीबों के नाम ज़्यादा कटे हैं, प्रवासी मजदूरों के नाम कटे हैं। हालांकि इस समय प्रवासी मजदूरों में तो एक समय मोदी जी की ज़्यादा चर्चा रहती थी, आज के डेट में शायद प्रशांत किशोर की भी काफ़ी चर्चा प्रवासी मजदूरों में है। तो प्रवासी मजदूर किनको वोट करने वाला है कहना मुश्किल है, लेकिन जो बिहार के गरीब हैं बड़े पैमाने पर तो महागठबंधन के ही वोटर हैं और उनके नाम काफ़ी बड़े पैमाने पर कटे हैं। हाँ, जैसे आपने कहा ये इसी से मुद्दा भी उठा क्योंकि बीजेपी सपोर्ट में है, जेडीयू भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है, कुछ उसके यहाँ छुटपुट आवाज़ें आई, लेकिन वो इसके समर्थन में। तो लगा कि भाई जो समर्थन में है उनके लिए एसआईआर उन्हें लग रहा है कि बहुत फ़ायदेमंद कोई चीज़ है। इसी के साथ उन्होंने जोड़ दिया, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जोड़ा या बिहार में, घुसपैठिया। तो घुसपैठिया का भी हमने झारखंड में भी शोर सुना, पर झारखंड में वो इतना प्रभावी नहीं हो सका और हेमंत सोरेन की सरकार वापस आई, क्योंकि पर वहाँ एसआईआर नहीं हुआ था। पर घुसपैठिया का ये इंक्लूड करके मुद्दा और एसआईआर ये लाकर, क्या वास्तव में कोई बिहार में घुसपैठिया एक समस्या है या घुसपैठिया इतनी बड़ी संख्या में है, या इस वोटर लिस्ट में कोई चुनाव आयोग ने इंडिकेशन दिया है कि उसने इतने संख्या में घुसपैठिया पकड़ लिया? यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि बीच में आपको पता होगा कि एक खबर आई थी कि बीएलओ घर घर जा रहे हैं और चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से एक खबर चली कि भाई घर घर बीएलओ जब जा रहे हैं तो बड़ी तादाद में बांग्लादेशी मिल रहे हैं, म्यांमार के लोग मिल रहे हैं, नेपाल के लोग मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने जो 65 लाख लोगों की जो सूची अल्टीमेटली दी, उसमें तो एक को भी बांग्लादेशी के रूप में चिन्हित नहीं किया गया, एक भी नहीं। और बिल्कुल इसी तरह आपको याद हो कि 2019 के जुलाई में संसद में एक सवाल पूछा गया था। उन दिनों हमारे रविशंकर प्रसाद जो अभी पटना से भाजपा के सांसद हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। तो सवाल ये था कि क्या देश में जो मतदाता सूची है इसमें कोई ऐसा उदाहरण है कि कोई विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल है, घुसपैठ कर गया उसमें। तो उन्होंने बाकायदा 10 जुलाई 2019 है चुनाव आयोग के हवाले से जो जवाब दिया, 4 साल की बात की, 2016, 17, 18, 19, उन्होंने कहा कि 4 साल में सिर्फ 3 ऐसे केस मिले हैं, वो भी 16 में एक भी नहीं, 17 में एक भी नहीं, 19 में एक भी नहीं, 18 में 3 केस मिले थे, एक गुजरात से, एक तेलंगाना से, एक पश्चिम बंगाल से, बिहार से एक भी नहीं। और इस बार भी हमारा एक शिष्टमंडल मिला था चुनाव आयोग से, और जब हम लोगों ने ये कहा चुनाव, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा हाँ वो बिल्कुल सही आंकड़ा है, ये जो कुछ भी हुआ है ये 19 के बाद हुआ है। अब 19 के बाद कब हुआ है? अगर 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब तो आपने नहीं कहा था, तो कब हुआ? अगर इसमें से दोनों सवाल खड़े होते हैं कि सच में अगर कहीं कोई घुसपैठ अगर हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये पूरे बीएसएफ के जिम्मे में आता है। आपने बीएसएफ के रेंज में 50 किलोमीटर का पूरा रेंज दे दिया बीएसएफ को, तो इसका जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो सवाल खड़ा किया जाता है, जो झारखंड में भी कोशिश की गई, अब पता नहीं जो 3 लाख को नोटिस दिया गया, बाद में आगे चल करके इन्हीं को घुसपैठी बताने की कोशिश होगी क्या? ये तो देखिए कुछ बात ये इसलिए बहुत शंका एसआईआर को लेकर भी हुई, वरना एक जनरल प्रैक्टिस होती है, हर बार मतदाता सूची संशोधित होती है। इसमें जो नए नियम कायदे लाए गए उसमें यही हुआ क्योंकि एक ऊपर से बात आ रही। देखिए आरएसएस घुसपैठिया और डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहा है, मोदी जी फिर लाल किले से स्वतंत्र दिवस पर ये बात करते हैं, फिर ये सब तो एक बड़ा मुद्दा बनाने की, उसके जबकि झारखंड ने इसे नकार दिया उसके बाद भी ये कोशिश है। तो एक पूरे देश में जो माहौल बनाने का, उसमें और घुसपैठिया के साथ वो जोड़ देते हैं खासतौर से बांग्लादेश और म्यांमार, क्योंकि 2 वहाँ रोहिंग्या है और वहाँ मतलब मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। अभी तो बिहार हम देख रहे हैं, अभी हमें देखना होगा बंगाल और असम, यहाँ भी इस तरह से चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। खैर हम बिहार पे लौटें तो एसआईआर हो गई, ये घुसपैठिया जो भी मुद्दा है ये हुआ। अब उसके अलावा बिहार की और क्या क्या आप मुद्दे देख रहे हैं जो जन सामान्य को परेशान कर रहे हैं, असंतोष में कर रहे हैं, या इस चुनाव में एक चुनावी मुद्दा बनेंगे और आप उन्हें संबोधित करने जा रहे हैं? देखिए हमें जो लगा इस बार बिहार का चुनाव किसी एक मुद्दे पर नहीं है,
मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिला के जब 20 साल से कोई सरकार चल रही है और लोग बिल्कुल उब चुके हैं अब, क्योंकि नीतीश जी कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चला रही है सरकार को। और इस समय बिहार में सुशासन की बात होती थी, इतना ज़्यादा अपराध, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, CAG की रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। विकास की बात होती है, इतना हल्ला होता है, इतनी ज़्यादा गरीबी, इतना पलायन, कर्ज का इतना ज़बरदस्त संकट बिहार में। तो सारे मुद्दे जमा होकर के हमने जो देखा, पिछले साल हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, बदलो बिहार यात्रा। उस यात्रा के दौर में हर तबके के लोगों से बातचीत होती थी, जितने भी आंदोलन चल रहे बिहार में। तो अभी नीतीश जी की ज़रूर कोशिश है कि जितने आंदोलन चल रहे थे उन मुद्दों को थोड़ा बहुत टच कर लेने। जैसे अब 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग थी, उस समय उन्होंने लगातार इनकार किया कि 1 यूनिट भी फ्री नहीं देंगे। अब उन्होंने कहा कि 125 देंगे। पेंशन बिहार में सबसे कम पूरे देश में 400 रुपये की पेंशन मिलते थे। 3,000 रुपये पेंशन के लिए आंदोलन चला, अब कह रहे कि हम 1100 देंगे। बिहार में जो रसोइया है 1650 इनको मिलते थे, वो भी साल भर में 10 महीने। अब उन्होंने कहा कि इतने दिन तक जब भी आंदोलन होता था लाठी चलती थी, उनको काम से निकाल दिया जाता था, अब जा कर के उसको 3300 कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को थोड़ा थोड़ा नीतीश जी टच करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कि लोगों के कुछ गुस्सा कुछ कम हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब 20 साल बहुत होता है, इसलिए चुनाव तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बिहार में सरकार को बदलने वाला चुनाव है। और शायद यही वजह है कि ऐसे एक चुनाव को अस्त व्यस्त कर देने के लिए अब SIR का एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया, नोटबंदी की तरह। आपको याद होगा नोटबंदी उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले आई थी जी। और उस नोटबंदी का बड़ा असर हुआ था उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव पर। तो बिहार में भी SIR तो खुल के एकदम चुनाव के लिए ही लाया गया है। तो लेकिन बावजूद इसके मुझे तो लगता है कि जो लोगों का सरकार को बदलने का संकल्प है वो अपनी जगह पर कायम है। और यात्रा के दौर में भी मुझे ही मैंने लोगों के अंदर वोटर अधिकार के सवाल पर भी एक बेचैनी है, लेकिन सरकार को बदलने की ज़बरदस्त आकांक्षा। पर जैसे आपने अभी जोड़ा इसमें जो गिफ्ट, एक तरह से वो जो संघर्ष चल रहे थे लगातार, अब उन्हें थोड़ा बहुत एड्रेस कर रहे हैं और उनकी मांगों को जितना वो पूरा कर रहे हैं। कुछ कुछ गिफ्ट आ रहे हैं, कुछ जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की भी कई योजनाएं हैं जिसमें सीधा पैसा पहुंचेगा, फिर किसान निधि पहुंचेगी। एक तो फिर ये गिफ्ट आ गया, और अभी GST को जिस तरह से गिफ्ट बताया गया है, दिवाली गिफ्ट, हालांकि सब श्रम का ही एक नतीजा है जिसका उन्हें कुछ लौटाना है। वो उन्हें कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, वो इसमें एक ही योजना है जिसका हो सकता है बिहार के लिए, क्योंकि बाकी तो जितने आंदोलन की मांगे थी उसका थोड़ा थोड़ा करके वो कर रहे हैं। लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सब कुछ आंदोलन की वजह से एजेंडा बना, तब जा करके सरकार को मजबूर होना पड़ा कुछ देने के लिए। तो इसीलिए ताकत तो आंदोलन में है और आंदोलन को हम जारी रखेंगे, आगे अब और भी अधिकार लेंगे। एक नीतीश जी ने अभी महिला रोजगार योजना के नाम पर एक घोषणा की है कि 10,000 रुपये जीविका के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप में हर परिवार में किसी एक महिला को हम देंगे और इसको रोजगार के नाम पर देंगे। तो इसका मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लोगों में एक नई योजना है, 10,000 रुपये एक बार खाते में। लेकिन इसमें साथ 2-3 बातें हैं कि उन्होंने 1 साल पहले या 2 साल पहले कहा था कि हम 94.5 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देंगे। तो 2 लाख रुपए देने की घोषणा थी, उसको आपने बिल्कुल नहीं लागू किया। अब उसी 2 लाख का ही एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम 10,000 देंगे महिलाओं को। और ये जो महिलाओं से कहा जा रहा है कि आपको हम देंगे, हमें तो लगता है कि ये बेसिकली जैसे ही महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचने वाले हैं तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले जो उनके एजेंट हैं वो तुरंत चले जाएंगे कि 10,000 रुपये हमें दे दो। आपने ये मुद्दा प्रमुखता से हमें इसको दे दो। तो कर्ज बड़ा सवाल है। और जो हम लोगों ने घोषणा की झारखंड की तरह कि 2,500 रुपये प्रति माह, ये तो आप 10,000 देंगे उसके बाद तो कुछ मिलना नहीं है, बस ये 10,000 के बाद और कुछ नहीं मिलना है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की ओर से घोषणा है कि 2,500 रुपये प्रति माह, जिसका मतलब है 5 साल में 1.5 लाख रुपए, तो मेरे ख्याल से बिहार के महिलाओं के सामने 10,000 बनाम 1.5 लाख, और 10,000 भी अगर है तो वो भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो कर्ज अगर
उसके बारे में कुछ भी सरकार नहीं करेगी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर लगाम नहीं कसा जाएगा तो कोई बात नहीं बनेगी। अच्छा, बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में एक जाति का बड़ा एक सच कि जाति एक सच्चाई है, ये तो है। और बिहार के लिए खास तौर से कहा जाता है कि जातीय समीकरण बहुत कुछ चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो अभी जिस तरह की आप महंगाई, बेरोजगारी, पलायन ये सब देख रहे हैं, SIR वोट का अधिकार का भी मसला आ गया, उसमें जाति समीकरण कितने प्रभावी रहेंगे? क्या आप भी उतने ही प्रभावी हैं या जाति समीकरण हमेशा रहे और सरकारें बदली? देखिए, जाति को लोग कभी कभी ऐसे समझते हैं कि वो कोई शाश्वत किस्म की चीज़, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो दुनिया में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बदलाव तो होता है। और जाति तो बिल्कुल लोगों को लेकर के बनी है, तो समाज का एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल से जाति का समीकरण बदलता रहता है। कोई भी जाति तो ऐसा नहीं है कि जो ये महंगाई, ये बेरोजगारी, इससे अछूता हो, उनको इस पर इसका कोई असर उनके ऊपर नहीं होता है। जैसे अति पिछड़ी जातियां हैं, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के वोट बैंक हैं, सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर शायद उन्हीं के अंदर से आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम समुदाय से भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से जो बिहार में आम लोगों की परेशानी है उसको आप जाति के नज़र से भी देख सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें अगर शुद्ध रूप से हम जाति की बात करें तो एक गणना हुई थी वहाँ, इसके बाद 65% आरक्षण तय हुआ था जी, और सभी पार्टियों ने मिल करके ये यूनानिमसली प्रस्ताव पारित हुआ था विधानसभा में। मोदी सरकार को या नीतीश कुमार, दिल्ली में भी तो नीतीश जी हैं, तो उनको सिर्फ इतना करना था कि इसको 9th शेड्यूल में डाल देते संविधान के, तब ये 65% आरक्षण बिहार में लागू हो गया रहता। तो आज बिहार में तमाम दलित कह लीजिए, अति पिछड़ी जातियाँ, सबसे ज़्यादा अति पिछड़ी जातियों को ही थोड़ा आरक्षण बढ़ने वाला था, तो उन्होंने, सरकार ने काम किया नहीं और लिहाजा वो पारित हुआ, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से बिहार में अति पिछड़ी जातियों के सामने, दलित के सामने बड़ा सवाल ये भी होगा कि भाई हमें जो आरक्षण मिल सकता था, मिलना चाहिए था, आपने ये काम तो किया नहीं। आप जब बात कर रहे हैं कि हम अति पिछड़ी जातियों के लिए हैं, और जो उत्पीड़न बढ़ा हुआ है बिहार में दलितों पर, अति पिछड़ी जाति के ऊपर, एक बात वहाँ लोग उठा रहे हैं कि भाई जैसे दलित आदिवासी के लिए एट्रोसिटीज़ एक्ट है, तो बिहार में तो बल्कि शायद ज़रूरी है कि अति पिछड़ी जातियों के लिए भी, क्योंकि सामाजिक उत्पीड़न कम नहीं हुआ है, आरक्षण से उत्पीड़न नहीं कम हो जाता है, तो उस उत्पीड़न को रोकने वाला कोई कानून बने। महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस समय बिहार में बेटियां असुरक्षित हैं। और यही वजह है कि मोदी जी ने जब उस वीडियो में कि मेरी माँ का अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ कह करके बहुत उन्होंने एक भावनात्मक अपील की, लेकिन आपने देखा होगा कि बिहार में महिलाओं का कोई रिस्पॉन्स दिखा नहीं, बल्कि उल्टे ज़बरदस्ती इन्होंने बंद थोपने की कोशिश की, उससे महिलाओं में नाराज़गी बढ़ी। क्योंकि इसलिए बात नहीं बनी कि गाली तो खैर ये लोग सबसे ज़्यादा देते हैं भाजपा के लोग, लेकिन महिलाओं के सामने सवाल है कि गाली से कहीं ज़्यादा कि हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार है, उस पर तो सरकार कुछ करती नहीं है। बलात्कारियों को हीरो बना देते हैं, बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए जो मुद्दे हैं, चाहे वो जेंडर के भी मुद्दे हैं या जाति के भी मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों से बिहार बिल्कुल प्रभावित है। और मेरे ख्याल से वो जो स्टैंडर्ड जो जातीय समीकरणों की चर्चा होती है, उस रूप में वो समीकरण काम नहीं करेगा, उसमें आपको बदलाव दिखेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सवाल अगर पलटकर पूछूं विपक्ष की, तो एक ये लड़ाई और एक संभावना चले, जो सरकार है खासतौर से बीजेपी और जेडीयू, जिसमें कहा जाता था कि भाई नीतीश जी बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं, लेकिन अब पिछले दिनों से कहा जा रहा है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, वो फुल फ्लैश अपनी एक सरकार वहाँ चाहती है। नीतीश जी के बारे में तमाम तरह की बातें, क्या उनके भीतर जो वोटों का गणित, वोटों का इक्वेशन, राजनीतिक समीकरण, उनके बीच भी कुछ अदल बदल रहे हैं, खटबदाहट है और विपक्ष इसे देख रहा है? नहीं, एक बात तो देखिए साफ है कि नीतीश जी पुरानी स्थिति में बिल्कुल नहीं है। पिछले 1.5-2 साल से तो लग रहा है कि नीतीश जी एक तरीके से उनको आराम चाहिए या इलाज चाहिए, कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर बैठेंगे, कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा जो दिख रहा है कि वो पुराना जेडीयू भी नहीं है, उनके अगल बगल जो नेता सब हैं सब भाजपा, उनका भाजपाकरण पूरी तरह से हो चुका है। इसलिए ये तो हमेशा ही बात सही थी कि भाई नीतीश जी के कंधे पर भाजपा की बंदूक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खुल के दिखने लगा है। आपके सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है,
शिंदे मुख्यमंत्री थे और चुनाव के बाद कैसे फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए। आपके सामने उड़ीसा का उदाहरण है, एक पूरी की पूरी पार्टी कैसे गायब हो गई सरकार से, बीजू जनता दल। तो इसलिए जनता दल यू लोगों को लगता है कि ये समय की बात है, तो ये भाजपा का ही सबसे ज़्यादा दबदबा है इसमें। और इसके मेरे ख्याल से हो सकता है सीटें अभी भी जनता दल यू के नाम पर दे दिए जाए, लेकिन उसमें जो उम्मीदवार होंगे वो कोई जदयू के उम्मीदवार नहीं होंगे। एक उदाहरण है पिछले चुनाव का, वीआईपी पार्टी है, छोटी सी पार्टी, उसके 5 विधायक चुने गए थे, 5 को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिला लिया और जो मंत्री थे मुकेश सहनी जी, उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ इसके लिए बिल्कुल भाजपा तो इसके लिए बदनाम है। और जेपी नड्डा जी 2 साल पहले पटना में जाकर के पब्लिकली कह चुके हैं कि इस देश में एक ही पार्टी रहेगी, वो है भारतीय जनता पार्टी, और जितने क्षेत्रीय दल हैं उसका समय समाप्त हो रहा है। तो जेडीयू को नोटिस बीजेपी ने भेज दिया है, अब देखिए समय क्या करता है। तो एक तरफ तो सूत्रों से ही चलती हैं बहुत सारी खबरें आजकल इस देश में, बड़ा मज़ेदार भी हो गया, सूत्रों को तेजस्वी ने अच्छा नाम दिया था, पर यह कहा जा रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग एक फाइनल उसमें पहुंच गया है। क्या इंडिया गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे पर कोई बात हुई? क्योंकि अंततः चुनाव फिर सीटों का बंटवारा और फिर टिकट का बंटवारा, कौन किस सीट से कैसे लोग लड़ते हैं, कौन नेता लड़ता है, उसका काम क्या है, ये बहुत निर्भर करेगा। तो इस दिशा में क्या प्रगति है? इस दिशा में बातें हो रही है मेरे ख्याल से। पिछले चुनाव से अगर मैं तुलना करूं, पिछले चुनाव में तो कोई बातचीत ही नहीं थी, एकदम लास्ट मोमेंट में आकर के एक अरेंजमेंट हो गया था। इस बार एक गठबंधन है और न सिर्फ सीटों की बात हो रही है, मैनिफेस्टो की बात हो रही है, नीचे ज़मीन पर आंदोलन हो रहा है। तो गठबंधन पूरी यूनाइटेड एक ताकत के रूप में, एक एंटिटी के रूप में लोगों के सामने है। सीटों को लेकर भी बातें हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंदर एक फैसला। तो पिछले आपको चुनाव में शायद 19 सीटें मिली थी और आपने 12 पर जीत दर्ज की। एक आपका मतलब स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा। तो क्या इस बार आप सोच रहे हैं कि इससे आगे बढ़कर सीटें आपको मिलें और उन पर लड़ें, और किस तरह का सीपीआई एमएल के तौर पर किस तरह से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से पिछले 2020 के चुनाव के समय से ही जनरली बिहार में एक परसेप्शन है कि माले को और ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए थी। माले को अगर ज़्यादा सीट मिली रहती तो शायद 2020 में ही सरकार बदल गई रहती। बहुत कम वोट शेयर का भी अंतर था। हाँ, बहुत तो ये फिर 2024 के लोकसभा में भी फिर ये बात आई, हम लोगों को सिर्फ 3 सीट मिली लड़ने के लिए, 3 में हम 2 जीते। तो एक बात यह है कि इंडिया गठबंधन के लिए ज़रूरी है तो उसको निर्णायक बहुमत कि माले को कुछ ज़्यादा सीटें मिले। तो हमने भी यही इच्छा जाहिर की कि पिछली बार जो 19 लड़े थे वो सिर्फ 12 जिलों से, और जबकि बिहार में जिले हैं 38। तो बिहार में मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 25 ऐसे ज़िले हैं जहां पार्टी के पास मजबूत जनाधार, मजबूत संगठन और लंबे आंदोलन का इतिहास रहा है। तो अगर ज़्यादा ज़िलों से हमारे उम्मीदवार हो और कुछ ज़्यादा सीटें भी हो तो उससे फ़र्क पड़ेगा, इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन और बेहतर हो जाए। चलिए, तो उसकी बात होगी कि ये टिकट का बंटवारा किस तरह एक अंतिम उसमें पहुँचेगा। मैं बिहार के संदर्भ में बस एक आखिरी सवाल पूछूं कि 2-3 प्लेयर और नाम लिए जा रहे हैं। चिराग पासवान की आपने जैसे बात की, उनके बारे में कुछ अभी बहुत साफ नहीं हुआ। कभी वो कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं, सब सीटों पर लड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम एनडीए का बिल्कुल मजबूत स्तंभ हैं, हम तो वो कहते रहे कि हनुमान हैं हम मोदी जी के। तो चिराग पासवान, फिर एक नए प्लेयर अब ये जुड़ गए, आपने उनका भी जिक्र किया, प्रशांत किशोर जनसुराज, और फिर वो ओवैसी साहब का एक MIM का मामला है। ये तीनों प्लेयर, इनकी क्या भूमिका इन चुनाव में आप देख रहे हैं? देखिए MIM मेरे ख्याल से 2020 में MIM का प्रदर्शन अच्छा था, 5 उनके जीते थे, और उसका मेरे ख्याल से एक कारण भी था क्योंकि वो जो NTCA मूवमेंट का दौर था उसमें शायद और ज़्यादा भूमिका एक्सपेक्टेड थी महागठबंधन के पार्टियों से। माले की बात अगर छोड़ दीजिए तो राजद की ओर से थोड़ा और सक्रियता और ज़्यादा भूमिका। तो वैसे स्थिति में जो जहाँ सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वैसे सीटों पर MIM ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में जैसे जैसे पूरे देश में संविधान का मुद्दा सामने आया तो और एक राजनीतिक ध्रुवीकरण भी तेज हुआ, तो मेरे ख्याल से 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो चुके थे।
लोकसभा चुनाव में हमने जो देखा कि एमआईएम तो अलग से चुनाव लड़ा, एमआईएम का कोई खास इम्पैक्ट कुछ था नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि एमआईएम कोई बिहार चुनाव के लिए बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर ज़रूर लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी 2-3 बातें हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वो मोदी जी को 400 पार कराने लगे थे, इससे लोगों को थोड़ा अटपटा लगा कि क्या बात है, क्या मजबूरी उनकी थी। दूसरा, वो कहते थे कि बिहार में आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ऐसा प्रदेश है जहां आंदोलन के अलावा लोगों के पास जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं है। अब आंदोलन विरोधी बातें कर रहे थे, अब धीरे धीरे कुछ आंदोलन की भी बात करने लगे हैं। तो प्रशांत किशोर जी ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वो शुरू किए थे थोड़ा ढलान पर अभी हैं, लेकिन ज़रूर बिहार में एक नई पार्टी है और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ वोट ज़रूर उनको मिले। और चिराग की क्या अंततः? चिराग पासवान मेरे ख्याल से जो भी कहें वो भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहेगी वैसा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से जो उनको ब्रीफ मिलेगा उसी ब्रीफ के हिसाब आप से ये मान के चल रहे हैं, बिहार को अगर हम समाप्त करें बात को, कि बिहार में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, एसआईआर एक प्रमुख मुद्दा है, और तो मुद्दे जो हैं ही बुनियादी जो हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें हैं ही। तो ये आप मान रहे हैं कि ये बदलाव का चुनाव है? बदलाव सबसे बड़ा एजेंडा है। अगर कोई मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिला करके सारे मुद्दों को मिला करके जो लोगों में एक मूड है, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल बदलाव वाला मूड है। तो चलिए, ये बदलाव तो हमारा लोकतांत्रिक बदलाव है, लेकिन अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा नेपाल के संदर्भ में, क्योंकि उसे भी आप बहुत करीब से देख रहे हैं, और एक लंबे संघर्ष जो हुआ राजतंत्र के खिलाफ, राजतंत्र का खात्मा हुआ 2008 में, फिर एक लोकतंत्र महाबना गणराज्य बना, और वो 15, 16, 17 साल में ही उस तरह से फेल हुआ, और ये एकदम अचानक से जो जैनजी आंदोलन हुआ, इन पूरे हालात पर, और वो एक आंदोलन उठा, फिर वो बहुत हिंसक भी हो गया, उस पर भी बहुत हिंसा हुई, बहुत नौजवान मारे गए, और फिर उसके बाद वो भी आंदोलन, उसका भी चरित्र इस तरह से बदलने लगा। तो इस पूरे हालात पर अब हम सोमवार, मंगल, बुध, आज हम बात कर रहे हैं, जब इन 3 दिनों का घटनाक्रम आपने देखा, तो आप उस हालात पर आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, देखिए, जो जिस रफ्तार से चीज़ें आगे बढ़ी है और अचानक इतना बदलाव आया, तो मेरे ख्याल से बहुत, तो अभी कुछ कहना भी मुश्किल है कि कुछ एक बात जो समझ में आ रही है कि लोगों में, नौजवानों में, इस नई पीढ़ी में एक ज़बरदस्त मोहभंग है। जो उम्मीदें थी शायद बिल्कुल एक लोकतंत्र में राजा के हटने के बाद जिस तरीके का अधिकार की उम्मीद थी, वो नहीं मिला। नेपाल में जो आर्थिक स्थिति है बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा पलायन। हम बिहार में ही पलायन की बात करते हैं, तो नेपाल तो पूरी तरह से मेरे ख्याल से उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पलायन पर आधारित है। तो ऐसे में वो जो सोशल मीडिया पर बैन हुआ, उसका मेरे ख्याल से 2 फैक्टर हुआ। एक तो सोशल मीडिया ही है जहाँ लोग अपना गुस्से का इजहार करते थे, उस पर रोक लगी, और जो भी वहाँ इकोनॉमी है उसमें जो भी नौजवानों को, क्योंकि सरकार का तो है नहीं सरकारी नौकरी, तो जो भी रोज़गार है, चाहे टूरिज़्म सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, और वो जो एक तरह से गिग इकोनॉमी है, तो वो भी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए नौजवानों का गुस्सा एकदम भड़क गया, और ऊपर से जो गोली चली उस दिन, जो 19 नौजवान, मेरे ख्याल से नेपाल के हिस्ट्री में इस तरह से बड़े दमन का उदाहरण नहीं है, इससे पहले कभी भी नहीं है। बड़े बड़े आंदोलन खूब हुए हैं, 90 में हुए हैं, 2006 में हुए हैं, राजशाही ख़त्म हुई, बड़े जन आंदोलन, जन उभार है, लेकिन इस तरह का दमन कभी नहीं हुआ था। तो वो अपने आप में बड़ा था, और इसीलिए कल जो हमने देखा कि बड़े पैमाने पर, हालांकि जो लोग आंदोलन का नारा दिए थे, उन लोगों का कल भी हमने बयान देखा कि हमारा तो शांतिपूर्ण बदलाव चाहते हैं, ये हिंसा हमारा कार्यक्रम का मामला नहीं है। बल्कि उन लोगों ने कहा कि सेना को लगे तो कुछ कर्फ्यू लगा करके, ताकि जान माल की रक्षा हो सके, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा हो सके। तो हमें लगता है कि इसमें उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि नेपाल ने जो संक्रमण नेपाल में हुआ राजशाही से एक गणतंत्र की ओर, तो वो बाधित ना हो, वापस ना जाए राजशाही की ओर। दूसरा है कि नेपाल एक छोटा सा देश है, और उधर अमेरिका है, वहाँ चीन है, भारत है, तो अमेरिका तो पूरे दुनिया के लिए दादा है, और यहाँ 2 बड़े पड़ोसी मुल्क के बीच में नेपाल है।
तो नेपाल की संप्रभुता, उसका स्वाभिमान वो बरकरार रहे, वो संप्रभुता कमज़ोर ना हो। और जो हम लोगों के लिए थोड़ी चिंता की बात ज़रूर है कि इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और कम्युनिस्टों ने ही इस पूरे राजशाही से जो लोकशाही की ओर नेपाल का जो संक्रमण हुआ, इसका नेतृत्व मोटे तौर पर कम्युनिस्टों ने किया। तो आज ये जो एक तरीके से मोहभंग हुआ है, नाउम्मीदी हैं, तमाम पार्टियों से है, लेकिन एक उसका अच्छा खासा हिस्सा तो कम्युनिस्टों के लिए भी लागू होता है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए कम्युनिस्ट मुख्य प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो हम उम्मीद करेंगे कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां जो अभी इस समय काफ़ी विभाजित भी हैं, तो इससे सबक लें और जो भी उनको इसमें अपने कार्यक्रम में सुधार लाना है, शासन में सुधार लाना है, जनता से फिर से जुड़ाव को कायम करना है, जनता की उम्मीदों पर खड़ा होना है, तो ये इनको करना चाहिए। कोई पूर्वी यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और मेरे ख्याल से उम्मीद अभी भी की जा सकती है। इन्होंने तुरंत इस्तीफ़ा दिया, कोई इनको देर नहीं लगी बांग्लादेश की तरह। और देखिए आगे क्या होता है। एक कोई व्यवस्थित ढंग से संक्रमण अगर हो जाए और फिर आगे चल के फिर चुनाव, यही सवाल है कि वहाँ का लोकतंत्र एक बरकरार रहे और बिल्कुल उसमें इस तरह की ताकतें ना सक्रिय हो जाएं जो उसे और पीछे ले जाएं। तो यही है। आपने हमसे बात की, इतना समय दिया, बहुत चलिए, अच्छी बात हुई। नमस्कार।